और इस वक्त हम सीधे आपको लिए चलते हैं आगरा, जहां पर मोदी इस वक्त रैली को संबोधित कर रहे हैं। क्या वो आगरा के नसीब होगा? क्या आगरा के भाग्य में कुछ आएगा? क्या आपको लगता है कुछ आएगा? मुझे नहीं लगता है आएगा। इसका कारण है कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार, उनकी सोच में गड़बड़ है। कौन से काम को प्रायोरिटी देना चाहिए, किस काम को प्राथमिकता देनी चाहिए, इसमें वो निर्णय नहीं कर पाते हैं। अगर टूरिज्म का इतना बड़ा संभावनाएं पड़ी है, आगरा का ताजमहल विश्व भर में जाना माना है, क्या आगरा में एक अच्छा एयरपोर्ट नहीं बना सकते? क्या आगरा में विश्व भर के टूरिस्ट डायरेक्ट यहां पहुंचे, ऐसा प्रबंध नहीं हो सकता है? लेकिन भाइयों बहनों, कोई मंत्री उनका किसी इलाके से आ जाए, छोटा सा गांव हो, वहां तो वो एयरपोर्ट बना देता है, लेकिन आगरा जो विश्व के टूरिस्टों को आकर्षित करने का सामर्थ्य रखता है, उस आगरा के प्रति अन्याय किया जाता है, उपेक्षा की जाती है। और भाइयों बहनों, कभी इसको कहो तो वो कहता है राज्य की जिम्मेवारी, राज्य को कहो तो बोले केंद्र की जिम्मेवारी, राज्य वाले कहते हैं यहां करो, केंद्र वाले कहते हैं वहां करो, और करता कोई नहीं है। भाइयों बहनों, हम यमुना के पास हैं, लेकिन आगरा को पीने का शुद्ध पानी नहीं उपलब्ध हो रहा है। आजादी के 60 साल बीत चुके, लेकिन उसके बावजूद भी आगरा जैसे नगर को, जिसके निकट यमुना जी हो, लेकिन अगर उसको पीने का शुद्ध पानी नहीं मिलता है, तो उसका कारण लखनऊ में बैठे हुए शासक, उनको यह समझ नहीं है कि सामान्य मानवीय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए। और उसका नतीजा है कि आपको पानी नहीं पहुंच रहा है। भाइयों बहनों, मेरे गुजरात के हाल तो बहुत खस्ता थे। मेरे यहां तो नदियां नहीं है, आपके यहां तो ढेर सारी नदियां हैं। मेरे पास अकेली एक नर्मदा मैया है, लेकिन हमने पाइपलाइन डाल करके पाकिस्तान की सीमा पर, जहां हिंदुस्तान की सेना का जवान तैनात है, वहां तक पाइपलाइन से नर्मदा का शुद्ध पानी पहुंचाया, रेगिस्तान में भी पानी पहुंचाया, और दुनिया की सबसे लंबी पाइपलाइन लगाई। और पाइपलाइन की साइज क्या है मालूम है? पाइपलाइन की साइज इतनी बड़ी है कि हमारे मित्र भाई अखिलेश मारुति कार में बैठ करके परिवार के साथ उस पाइपलाइन के अंदर गाड़ी चला सकते हैं। इतनी बड़ी पाइप है, और जिसमें से हम नर्मदा का पानी ले जाते हैं, 9000 गांवों में पीने का शुद्ध पानी पहुंचाते हैं। कोई कहे मुझे, क्या यहां हो सकता है कि नहीं हो सकता है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आजकल कुछ पॉलिटिकल पंडित
मुझे सवाल पूछते रहते हैं कि मोदी जी ये गुजरात का मॉडल और कहीं काम आएगा क्या? भाइयों बहनों, मैं पूछता हूं, आप मुझे कहिए, लोगों को पानी पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? शुद्ध पानी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अरे भैया, हमने पाइपलाइन डाली, तुम कैनाल बना दो, पाइपलाइन तो कुछ तो करो। लेकिन भाइयों बहनों, जो लोग मॉडल की चर्चा को विवादों में डाल रहे हैं, उनसे मेरा सवाल है कि आप अपने इलाके की अनुकूलता के अनुसार जनता की भलाई के लिए आप नीतियां क्यों नहीं बनाते हो? योजनाएं क्यों नहीं बनाते हो? योजनाएं क्यों लागू नहीं करते हो? यहां का हमारा गांव का किसान आलू की खेती करता है, लेकिन जब आलू की फसल बढ़ जाती है, वर्ष अगर अच्छा जाता है, आलू की पैदावार ज्यादा हो गई तो दाम गिर जाते हैं, किसान मर जाता है। और कभी आलू की फसल कम हुई तो भी किसान मर जाता है। क्या समय की मांग नहीं है कि आज हम हमारे देश में हमारा किसान जो पैदावार करता है उसके वैल्यू एडिशन पर बल दें, मूल्य वृद्धि पर बल दें। अगर आप आलू बेचते हैं तो कम पैसों में जाता है, लेकिन अगर पोटैटो चिप बना करके बेचते हो तो पैसे ज्यादा मिलते हैं। हमें मूल्य वृद्धि की ओर क्यों नहीं जाना चाहिए? भाइयों बहनों, मेरे यहां बनासकांठा जिला है, आलू की खेती करता है। हमने दो चीजों में बल दिया। पूरे विश्व में प्रति हेक्टर सबसे ज्यादा आलू पैदा करने का काम मेरे गुजरात के किसान ने करके दिखाया। एक तरफ पैदावार बढ़े और दूसरी तरफ मूल्य मिले, और तीसरी तरफ मूल्य वृद्धि के लिए वहां प्रोसेसिंग की व्यवस्था हो ताकि मेरा किसान सुखी हो, समृद्ध हो। भाइयों बहनों, दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस पार्टी, इन्हें देश के विकास में कोई रुचि नहीं है। उन्हें भारत के भाग्य को बदलने में कोई रुचि नहीं है, उनकी प्राथमिकता नहीं है। और प्राथमिकता नहीं है, इसका कारण है वो वोट बैंक की राजनीति के आदी है। और वोट बैंक की राजनीति के आदी होने के कारण हमेशा जोड़ तोड़ की राजनीति करना, 25% लोगों को इकट्ठा कर लेना, 75% लोगों को निगलेक्ट करना और 25% लोगों का खेल खेलते रहना, 75% के प्रति अन्याय करना, यही कांग्रेस पार्टी का कारनामा रहा है। और उसी के कारण भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी स्वभाव से विघटनकारी पार्टी है, विभाजन करने वाली पार्टी है। मैं देख रहा हूं इस इलाके से भी बहुत बड़ी मात्रा में नौजवान गुजरात आते हैं। मैंने पूछा कि भाई क्या हाल हो गया, आगरा भी छोड़ना पड़ रहा है? उन्होंने कहा, साहब वहां जीना भी मुश्किल है और रोजमर्रा गुजारा करना भी मुश्किल है। भाइयों बहनों, आज देश के नौजवान को रोजी रोटी के लिए अपना गांव छोड़ना पड़े, घर छोड़ना पड़े, अपना परिवार छोड़ना पड़े। भाइयों बहनों, ये कब तक हमारा गांव का नौजवान
इस प्रकार से चलता रहेगा, जीवन जोड़ता रहेगा। और इसलिए भाइयों बहनों मैं आपसे कहने आया हूं, अगर विकास नहीं होगा तो हमारा नौजवान, गांव, गरीब किसान के परिवार का बेटा, उसको अगर अपना गांव छोड़ करके जाना पड़ेगा तो कहां कहां भटकेगा। हमारे नौजवान को रोजगार चाहिए, अगर रोजगार चाहिए तो उद्योग लगाने पड़ेंगे, कृषि के अंदर विकास करना पड़ेगा, सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली की सरकार को लकवा मार गया है दोस्तों। आज देश के आपके यहां उत्तर प्रदेश में बिजली मिलती है क्या भाई? बिजली मिलती है? आपको बिजली मिलती है? आप देखिए, यहां इतना पानी है, उसके बावजूद भी आपको बिजली नहीं मिल रही है। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे ये बिजली से आपको गुजारा करना पड़ता है। मां बीमार है, पंखा नहीं चल रहा। बेटे की एग्जाम है, रात को पढ़ना जाता है, बिजली गुल है। घर में बेटे की शादी हुई है, नई नई बहू आई है, नया टीवी सेट लाई है, लेकिन उसको बेचारी को सांस भी कभी बहुएं देखना है तो टीवी नहीं चल रहा है। भाइयों बहनों, और क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में तो बिजली नहीं है, लेकिन यहां कुछ खासम खास लोग हैं, उनके यहां तो 24 घंटे बिजली चलती है। ऐसा क्यों? ये भेदभाव क्यों? ये अन्याय क्यों? भाइयों बहनों, इसका कारण समझिए आप, इसका कारण समझिए। आज देश में आज देश में 20,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा करने वाले कारखाने बंद पड़े हैं। कारखाने लगे हुए हैं, स्विच ऑन करते ही बिजली निकल सकती है, लेकिन भाइयों बहनों कारखाने बंद पड़े हैं। क्यों बंद पड़े हैं? इसलिए बंद पड़े हैं क्योंकि कोयला नहीं है। कोयला नहीं है। कोयला क्यों नहीं है? कोयला चोरी कर लिए गए, कोयला चोरी हो गया। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आपने कभी कोयले को घर के अंदर ताले में रखा है? क्या कभी आपने कोयले को घर में ताले के अंदर रखा है? आपके घर के बाहर ही कोयला पड़ा रहता है कि नहीं पड़ा रहता है? कभी कोयले की चोरी होती है? कितना ही बड़ा बदमाश चोर होगा, कोयले को हाथ लगाता है। भाइयों बहनों, दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है, कोयला खा गई। और जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा मारा, जांच शुरू हुई तो क्या कहा? फाइल खो गई। फाइल खो गई कहते हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर तो आप कह देते हो कि फाइल खो गई है, लेकिन पूरा देश कह रहा है पूरी की पूरी सरकार खो गई है, पूरी की पूरी सरकार खो गई। और इतना ही नहीं, आपकी तो फाइल खो गई है, हमारी तो लाइफ खो गई है। भाइयों बहनों, आज हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार की जो स्थिति है, उससे भी गंभीर बात यह है
कि कांग्रेस के नेताओं को इसकी कोई परवाह नहीं है।